मूवी की स्टार्टिंग में हम रेत के तूफान के बीच से आते हुए एक आदमी को देखते हैं। उसका नाम फिंच होता है और वो रेडिएशन से बचने के लिए अपने आप को यूवी सूट से कवर किए हुए था। उसके हाथ पर लगी हुई डिवाइस से पता चलता है कि वहाँ पर रेडिएशन का खतरा बहुत ज्यादा था, जिससे उसकी बॉडी का भी टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसलिए फिंच अपने सामने बने हुए एक स्टोर में चला जाता है। फिंच के साथ उसका रोबोट भी होता है, उसका नाम डच होता है। आगे जाने पर फिंच को बहुत से लोगों की सड़ी गली लाशें भी मिलती है। वहाँ से उसका रोबोट जरूरत का सामान उठाकर आगे बढ़ जाता है। वहाँ से फिंच को डॉग फूड भी मिलता है, जिसके बाद फिंच उस स्टोर को मार्क करके अपने ट्रक पर आ जाता है और मैप पर नई जगह देखकर उस लोकेशन पर निकल जाता है। आगे हमें सारे शहर को दिखाया जाता है। वहाँ पर खाली पड़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को देखते हैं। ऐसा लगता है मानो रूस ने यूक्रेन पर नहीं बल्कि यहाँ पर अपना परमाणु बम छोड़ दिया हो। वहाँ पर शहर पूरी तरह से तबाह हो चुके थे। ये सब ओजोन परत के नष्ट होने के कारण हो रहा था, इसलिए पृथ्वी पर टेम्परेचर भी काफी बढ़ चुका था और रेडिएशन भी बहुत ज्यादा हो गया था, जिसके कारण बहुत सारे लोग मारे जा चुके थे। अब कुछ ही लोग बचे हुए थे। वहीं रास्ते में आगे बढ़ते हुए फिंच के सामने एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है, जिससे बचने के लिए वो एक फैक्ट्री में चला जाता है जहाँ पर फिंच रहा करता था। यहाँ पर हम फिंच को देख पाते हैं। यहाँ पर फिंच अपने डॉग और रोबोट के साथ रहता था। ये एक रोबोटिक कंपनी थी जहाँ पर फिंच एक इंजीनियर भी था और वो रोबोट को बनाने के साथ साथ उनमें डाटा ट्रांसफर भी करता था। इसी के साथ ही फिंच एक घातक बीमारी से भी पीड़ित था। इसके बाद फिंच अपने डॉग गुडईयर के पास जाता है और उसे खाना भी खिलाता है। फिंच लाइब्रेरी में चला जाता है। वहाँ से वो कुछ किताबों को लेकर एक रोबोट से स्कैन करवाता है। इसमें से एक में डॉग को कैसे हैंडल करना है वो बताया गया था और उसके साथ कैसे रहना है। इसी के साथ ही उन किताबों में गाड़ी चलाने के तरीके और सर्वाइवल की बहुत सारी टेक्निकें बताई गई थी, जिन्हें फिंच किसी एक रोबोट में अपलोड कर रहा था। दरअसल फिंच एक नया रोबोट बनाता है और ये सब जानकारी उसमें अपलोड करके उसे ह्यूमन के जीने के तरीके सिखा रहा होता है। फिंच ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि उसके मरने के बाद वो रोबोट उसके डॉगी के साथ अच्छे से रह सके, क्योंकि फिंच अपनी घातक बीमारी के कारण ज्यादा बीमार रहने लगा था और वो जानता था कि ज्यादा दिन तक भी जिंदा नहीं रह पाएगा। इसलिए फिंच ऐसा रोबोट बना रहा था कि वो उसके डॉगी का ध्यान रख सके। फिंच उस रोबोट को जल्द से जल्द बना लेना चाहता था, इसलिए फिंच रात में ही उस रोबोट पर काम करना शुरू कर देता है। फिंच अपने रोबोट की, जो उसका पुराना रोबोट होता है डच, आंखें निकालकर अपने न्यू रोबोट में लगा देता है। वो आंखें एक तरह के कैमरे होती हैं जिससे वो रोबोट देख सकता था। इसी के साथ ही फिंच उस नए रोबोट में डाटा ट्रांसफर करता है, जिसके बाद उसका रोबोट मूवमेंट करने लगता है। फिंच उससे बात करने की भी कोशिश करता है, लेकिन कंप्यूटर पर एक एरर शो हो जाता है। उसके सिस्टम में कुछ खराबी आ जाती है। इसके बाद फिंच उसे सिर हिलाने के लिए बोलता है। इसी के साथ ही हम देखते हैं कि एरर अपने आप ही ठीक हो जाती है और रोबोट मूवमेंट करने लगता है, जिसे देखकर फिंच बहुत खुश हो जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। जो भी कुछ फिंच बोलता है वो रोबोट भी ऐसे ही उसी से बात करता है। रोबोट फिंच को अपने कुछ खास बातें भी बताता है, जिनमें से एक थी रोबोट इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते और हमेशा उनकी मदद करेंगे। दूसरा, जब फिंच नहीं रहेगा तो वो गुडईयर का ख्याल रखेगा, जिसके लिए फिंच ने उस रोबोट को बनाया था। ये दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि अचानक ही लाइट चली जाती है। फिंच लाइट को ठीक करने के लिए बिल्डिंग की छत पर जाता है और लाइट को ठीक करके वापस आने लगता है। तभी वो देखता है कि एक भयानक तूफान उनकी तरफ बढ़ रहा है। फिंच जल्दी से नीचे जाता है और रोबोट को मौसम विभाग से कनेक्ट करता है, जिसके अनुसार वो रोबोट फिंच को बताता है ये तूफान अगले 24 घंटे तक यहाँ पहुँच जाएगा और लगभग 40 दिन तक यहाँ रहेगा। ये सुनकर फिंच काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके पास इतना खाना नहीं था कि वो 40 दिन तक इस जगह पर रह सके। इसलिए फिंच मैप पर एक सेफ लोकेशन ढूंढने लगता है और काफी सोचने के बाद उसे वो सेफ लोकेशन, जो कि सैन फ्रांसिस्को थी, मिल ही जाती है और वो वहां जाने का फैसला करता है। तभी फिंच की भी तबीयत खराब होने लगती है। इसी के साथ ही फिंच डाटा ट्रांसफर की स्पीड बढ़ा देता है, जिस पर वो रोबोट फिंच को वार्निंग देता है अगर उसने ऐसा किया तो डाटा ट्रांसफर 72% ही हो पाएगा। इसके बाद फिंच रोबोट को बनाकर पूरी तरह से तैयार भी कर देता है। इसी के साथ ही फिंच उस रोबोट को चलना भी सिखाता है और कुछ ही देर में वो रोबोट चलना भी सीख जाता है। लेकिन जैसे ही फिंच का डॉग उस रोबोट पर भौंकता है
वो जमीन पर नीचे गिर जाता है। इसके बाद फिंच सैन फ्रांसिस्को के लिए निकलने लगता है और अपने पुराने रोबोट डच को बुलाता है, लेकिन डच में तो कैमरा होता ही नहीं है, जिस वजह से वो इधर उधर टकरा रहा था। ये देखकर फिंच एक सीसीटीवी कैमरे से कैमरा निकालकर उस रोबोट में लगा देता है। इसी के साथ ही फिंच अपने डॉग और रोबोट के साथ वहां से निकल जाता है। वो लोग अपने ट्रक से जाते हैं। वहाँ रेडिएशन बहुत ज्यादा था और उनके ट्रक पर रेडिएशन का कोई असर नहीं होता, इसलिए फिंच अपने ट्रक से सैन फ्रांसिस्को के लिए निकल जाता है। आगे चलने पर फिंच बताता है कि यहाँ पहले बहुत हरियाली हुआ करती थी, लेकिन रेडिएशन ने यहाँ पर सब कुछ खत्म कर दिया है। आगे फिंच के रोबोट के सामने रखे हुए कुछ पिक्चर को देखता है। वो समझ जाता है कि ये पोस्ट कार्ड है। फिंच उसे बताता है पहले लोग आपस में बात करने के लिए इन पोस्ट कार्ड को एक दूसरों को भेजा करते थे। इस पर वो रोबोट फिंच से पूछता है कि ये पोस्ट कार्ड आपको किसने भेजा। फिंच उसे बताता है कि ये मेरे अंकल ने मुझे भेजा था। यहाँ से फिंच एक सिनेमा घर तक पहुँच जाता है। वहाँ पर गेट लॉक होता है। फिंच रोबोट से गेट खोलने के लिए बोलता है, लेकिन वो रोबोट बड़ी ही आसानी के साथ उस गेट को उखाड़कर साइड में रख देता है। फिर दोनों अंदर जाकर खाना ढूंढते हैं, क्योंकि उनके कुत्ते के लिए भी खाना ढूंढना था। उस दौरान रोबोट अपने आप को एक शीशे में देखता है, जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाता है, क्योंकि उसने पहली बार अपने आप को देखा था। आखिरकार फिंच को वहाँ पर कुछ पॉपकॉर्न मिल जाते हैं। दोनों बाहर आ जाते हैं। वहाँ पर वो एक लोहे के ढक्कन पर पॉपकॉर्न डालते हैं और टेम्परेचर अधिक होने के कारण वो पॉपकॉर्न तैयार हो जाते हैं। ये देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं। इसके बाद फिंच को वहाँ पर तूफान आता हुआ दिखाई देता है, इसलिए वो वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन वो तूफान इनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा था। अब फिंच को भी समझ आ चुका था कि वो उस तूफान से नहीं निकल पाएंगे, इसलिए वो अपना यूवी सूट पहनकर बाहर आता है और कुछ केबल और कील की मदद से ट्रक को अच्छे से बांध देता है। इसमें वो कील लगाने में अपने रोबोट की भी मदद लेता है। धीरे धीरे वो तूफान इनकी तरफ बढ़ रहा था। फिंच और रोबोट अपने ट्रक में चले जाते हैं और ट्रक में लगी हुई चीजों को पकड़कर बैठ जाते हैं, जिसके बाद वो तूफान वहां से गुजरता है और उनका ट्रक तूफान की चपेट में आ जाता है और ट्रक हवा में झूलने लगता है। तेज तूफान होने की वजह से वहां पर बहुत सारी केबल्स टूट जाती हैं, लेकिन उनके ट्रक को ज्यादा नुकसान नहीं होता। तूफान शांत होने पर जब फिंच ट्रक से बाहर आता है तो वो देखता है कि जो केबल उसके रोबोट ने लगाई थी वो एकदम ठीक थी। तूफान की वजह से उनके ट्रक का टायर भी फट जाता है, लेकिन फिंच जैक भूल गया था, जिससे वो टायर आसानी से बदल सकते थे। तभी हम देखते हैं कि रोबोट आसानी से उस ट्रक को उठा लेता है और फिंच को टायर चेंज करने के लिए बोलता है। फिंच बड़ी आसानी से टायर बदल देता है, जिस पर रोबोट बोलता है जैक बनकर बहुत अच्छा लगा। इस पर फिंच रोबोट की तारीफ करता है और बोलता है तुम एक बढ़िया जैक हो, इसलिए हम तुम्हें आज से जैक बुलाएंगे। लेकिन रोबोट को नाम पसंद नहीं आता। काफी सोचने के बाद वो अपना नाम जेफ रख लेता है। फिंच नए नाम के लिए रोबोट का स्वागत करता है। अगली सुबह फिंच ट्रक पर सोलर सिस्टम एक्टिवेट करके सो रहा होता है। तभी उसका रोबोट और डॉग एक दूसरे पर भौंकने लगते हैं, जिससे फिंच की आँख खुल जाती है। वो उनसे पूछता है आखिरकार यहाँ क्या चल रहा है। रोबोट जेफ फिंच से बोलता है मैं डॉग के साथ बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा डॉग मुझे पसंद नहीं कर रहा। फिंच रोबोट को समझाता है उसने अभी तक तुम पर विश्वास नहीं किया, इसमें थोड़ा समय लगेगा। इसके बाद फिंच अपने रोबोट और डॉग के साथ सैन फ्रांसिस्को के सफर पर निकल पड़ते हैं, लेकिन वो रोबोट फिंच के साथ ही आगे बैठ जाता है। दोनों आपस में बात करते हैं। बातें करते करते ही फिंच की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। उसके मुंह से खून निकलने लगता है। तभी फिंच अपना ट्रक एक कैफे के पास रोकता है और जेफ रोबोट को डॉग का ध्यान रखने की कहकर कैफे में अंदर चले जाता है, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि फिंच की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उसके नाक और मुंह से खून बह रहा था, मतलब अब फिंच के पास ज्यादा समय नहीं था। अचानक ही फिंच को उसके डॉग के भौंकने की आवाज आने लगती है। जब वो बाहर जाकर देखता है तो वो रोबोट डॉग को बाहर खींचने की कोशिश कर रहा होता है। फिंच अपने रोबोट को बाहर नजर रखने के लिए बोलकर अपने डॉग को लेकर वहाँ कैफे में अंदर चला जाता है। अब जेफ के दिमाग में फिर खुरापात आती है और वो ट्रक स्टार्ट करके अपने सामने की गाड़ी को ठोक देता है। ये देखकर फिंच बाहर आ जाता है, लेकिन वो उसके पास तक नहीं जा सकता था, क्योंकि बाहर रेडिएशन बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से झुलस सकते थे। इसके बाद फिंच बोलता है क्या तुम
तुमने ट्रक चलाया? तो रोबोट बोलता है नहीं, मैंने तो नहीं चलाया, ये अपने आप ही लुढ़क गया। इस पर फिंच रोबोट से बोलता है तुम मेरी बात सुनो, मैं चाहता हूँ तुम यूवी सूट निकालो और मेरे पास ले आओ। रोबोट बोलता है ठीक है, मैं समझ गया। रोबोट फिर से ट्रक स्टार्ट करता है और पीछे चलने लगता है। फिंच उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन तब तक तो बहुत देर हो जाती है और वो रोबोट जेफ ट्रक को कैफे की छत पर दे मारता है। जिसके बाद फिंच अपना हाथ बाहर की तरफ ले जाता है और उस रोबोट को बताता है मैं बाहर इसलिए नहीं गया क्योंकि यहाँ पर रेडिएशन बहुत ज्यादा है। फिंच उसे ये भी बताता है कि मैंने तुम्हें इस डॉग की देखभाल करने के लिए बनाया है, इसलिए तुम्हारा अस्तित्व है, तुम अपना काम करो। जिसके बाद रोबोट फिंच से सॉरी फील करता है। इसके बाद फिंच फिर से अपने सफर पर निकल पड़ता है। अब वो रोबोट फिंच से नाराज होकर ट्रक में पीछे जाकर बैठ जाता है। फिंच रोबोट से बात करता है और उसे मनाने के लिए ट्रक ड्राइव करना सिखाता है। धीरे धीरे रोबोट आसानी से उस ट्रक को कंट्रोल कर लेता है और अपने सफर पर आगे बढ़ते हैं। ये देखकर फिंच काफी खुश होता है। रात में वो एक जगह रुकते हैं जहाँ पर मौसम काफी साफ होता है। फिंच जेफ को बताता है यहाँ पर रेडिएशन नहीं है, जिससे हम कड़ी धूप से बच जाएंगे। इस पर जेफ रोबोट फिंच से बोलता है अगर धूप इतनी खतरनाक है तो हम रात को सफर क्यों नहीं करते। फिंच उसे बताता है अगर हम रात को आगे बढ़ेंगे तो हमारे सामने ऐसे मूर्ख लोग आएंगे जो तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। हम उन पर भरोसा नहीं कर सकते, नहीं तो हम मारे जाएंगे। रात काफी हो गई थी और फिंच को खांसी उठने लगती है और वो अपने ट्रक में अंदर चला जाता है, लेकिन जेफ बाहर ही रुकता है। अगली सुबह जेफ बाहर बैठा होता है और उसका डॉग भौंक रहा होता है। जेफ ट्रक में जाकर देखता है तो पाता है फिंच को खून की उल्टियां हो रही हैं और वो काफी बीमार भी है। वो फिंच से पूछता है मुझे क्या करना होगा। फिंच उसे बोलता है एक डॉक्टर को बुलाओ। तभी वो रोबोट खड़ा होकर एक कपड़ा गीला करता है और फिंच के माथे पर पट्टी रख देता है, जिससे फिंच आसानी से सो जाता है। यहाँ से जेफ ट्रक को ड्राइव करके एक हॉस्पिटल तक पहुँच जाता है। फिंच को सोया हुआ देखकर जेफ दूसरे रोबोट डच के साथ दवाइयाँ और खाना लेने वहाँ अंदर चला जाता है। दोनों अंदर जाकर सामान ढूंढने लगते हैं। तभी फिंच की भी आँख खुल जाती है। उसे पता चल चुका था कि रोबोट के लिए यहाँ पर खतरा है। वो जल्दी से अपना यूवी सूट पहनकर उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाता है। उधर डच को एक खाने का पैकेट दिखाई देता है। वो उसे उठाने जाता है और नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पर लगे हुए ट्रैप में फंसकर डच मारा जाता है। डच की आवाज सुनकर फिंच भी वहाँ पहुँच जाता है और उसे ऑफ कर देता है। इसके बाद फिंच को अंदर से आवाज आने लगती है। जब वो वहाँ जाकर चेक करता है तो वहाँ पर उसे जेफ मिलता है, जो कि वहाँ पर सामान इकट्ठा कर रहा था। फिंच उसे बताता है कोई भी जगह तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, हमें जल्दी से निकलना होगा, तुम्हारी वजह से डच मारा गया है। इतना बोलकर फिंच अपनी गाड़ी को लेकर वहाँ से निकलने लगता है। तभी वो नोटिस करता है कि कोई गाड़ी उनके ट्रक का पीछा कर रही है। फिंच जेफ को गाड़ी ड्राइव करने के लिए बोलता है और अपनी गन निकालकर पॉइंट करके बैठ जाता है। वो जेफ से ये भी बोलता है कि हमें नियम बदलने होंगे। वो लोग अपने सफर पर आगे बढ़ रहे होते हैं। आखिरकार सारा दिन बीत जाता है, लेकिन वो गाड़ी अब भी उनका पीछा कर रही थी। अंधेरा भी काफी हो गया था। फिंच जेफ को गाड़ी तेज ले जाने के लिए बोलता है। जेफ अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है, जिससे वो गाड़ी जो उनके पीछे आ रही थी वो काफी दूर हो जाती है। तभी फिंच को उसके सामने एक बाईपास दिखाई देता है। अंधेरे का फायदा उठाकर फिंच जेफ के साथ गाड़ी वहीं मोड़ लेता है और उस ब्रिज के नीचे जाने लगता है। जेफ फिंच से बोलता है हम उसके नीचे नहीं जा पाएंगे, हम टकरा जाएंगे, लेकिन फिंच था कि उसकी कोई भी बात नहीं मानता। तभी उस बस के ऊपर लगे हुए सोलर पैनल उस ब्रिज से टकरा जाते हैं और बस भी पूरी तरह से उस ब्रिज में अंदर नहीं घुस पाई थी। ये देखकर फिंच काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि बाहर से वो गाड़ी जो आ रही थी जो उनका पीछा कर रही थी। तभी जेफ गाड़ी से बाहर जाकर उसे धक्का मारकर गाड़ी को उस पुल के नीचे से ले जाता है और वो गाड़ी भी वहाँ से आगे चली जाती है जो उनके पीछे लगी हुई थी। उसके आगे जाने के बाद फिंच अपने टूटे हुए सोलर सिस्टम को देखता है। फिंच जेफ को बोलता है सब कुछ खत्म हो गया, हम कभी भी अब सैन फ्रांसिस्को नहीं पहुंच सकते क्योंकि मैं काफी बीमार भी हूं। इस पर जेफ फिंच को तसल्ली देता है और बोलता है मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तभी फिंच जेफ के ऊपर चिल्लाने लगता है और उससे बोलता है तुम फैसले नहीं ले सकते, तुम केवल एक मशीन ही हो। इतना बोलकर वो गाड़ी में सोने चला जाता है और जेफ बाहर बारिश में मासूम खड़ा भीगने लगता है। कुछ देर बाद जेफ गाड़ी में अंदर जाता है और फिंच से पूछता है क्या हम गोल्डन गेट ब्रिज पहुंच जाएंगे। तब फिंच जेफ को एक कहानी सुनाता है। एक बार पहले भी कुछ ऐसा ही हुआ था, ये सब हमारी वजह से ही हुआ था। कुछ लोग इससे बेखबर अपने ही घरों में छिप गए, लेकिन वो सब मारे गए। जो भी बचे उन्होंने सब कुछ किया
जिससे वो अपनी भूख मिटा सके। वो जब तक लड़े जब तक उन्होंने अपनी जरूरत की सामान इकट्ठा ना की। मैं भी उनमें से एक ही हूँ। मैं एक सुपरमार्केट पहुंचा। वहाँ पर सारा सामान खत्म हो चुका था, लेकिन फिर भी वहाँ पर मुझे एक न्यूडल का बैग पड़ा हुआ मिला। उसे लेने से पहले ही मैंने वहाँ पर एक बच्ची को उसकी मॉम के साथ देखा, जिसने वहाँ से सारा सामान इकट्ठा किया हुआ था। वो एक छोटी बच्ची थी और उसने अपने हाथ में एक गन भी ली हुई थी। उसकी मॉम बोल रही थी, अगर तुम्हें कोई भी दिखाई दे तो इस गन को उस पर पॉइंट करके शूट कर देना। फिर मुझे लगा अगर उसने मुझे देख लिया तो वो मुझे भी शूट कर देगी, इसलिए मैं वहाँ छिपा रहा और उसके जाने का इंतजार करता रहा। तभी वहाँ पर एक पुलिस की गाड़ी भी आ जाती है। वो उस बच्ची के हाथ में गन देख लेती है। ऑफिसर गाड़ी से बाहर निकलता है और उसके पास खाने के पैकेट को देखकर उससे बोलता है, खाने के पैकेट यहाँ रख दो और यहाँ से निकल जाओ। लेकिन वो बच्ची उसकी बात नहीं सुनती, जिस पर ऑफिसर उस बच्ची को और उसकी मॉम को गोली से भून देते हैं। जब तक मैं वहाँ पहुँचता तब तक देर हो चुकी थी और वो ऑफिसर उन्हें मारकर वहाँ से जा चुका था। तब मुझे एक आवाज आई उस लड़की के बैग से। जब मैंने उस बैग को खोला तो वहाँ पर ये गुडियर था, बिल्कुल छोटा सा, और मैं अकेला। भूख ने इंसानों को जानवर बना दिया, लेकिन मैंने गुडियर का साथ नहीं छोड़ा। अगली सुबह फिर से फिंच को दिखाया जाता है। वो सो रहा होता है और जेफ फिंच के पोस्ट कार्ड को देखता है, जिससे एक पोस्ट कार्ड फिंच को उसके पिताजी ने भेजा था। और वो पोस्ट कार्ड को देखता है। तभी हम देखते हैं कि एक तितली उसकी बस के शीशे से टकरा जाती है। ये देखकर जेफ बस को रोक देता है और फिंच को वो तितली दिखा देता है। ये देखकर फिंच अपना हाथ गाड़ी से बाहर निकालता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। वो उस जगह से काफी दूर निकल आए थे जहाँ पर रेडिएशन बिल्कुल खत्म हो चुका था। इसके बाद फिंच अपने ट्रक से बाहर आता है और बाहर आसमान में देखकर अच्छा फील करता है। वो बहुत खुश हो जाता है। अब जेफ भी डॉग के साथ बाहर आ जाता है। इसके बाद फिंच वहाँ एक तितली को देखता है जो उड़कर सीधा उसके हाथ पर आके बैठ जाती है, जिसे देखकर फिंच का खुशी का ठिकाना नहीं था। यहाँ से फिंच आगे के सफर पर बढ़ जाता है। फिंच अब रेडी होकर अपनी न्यू ड्रेस पहनकर बाहर आता है। वो जेफ से बोलता है, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने आज तक ऐसा बढ़िया खाना नहीं खाया। तभी जेफ फिंच को बताता है कि कल रात मैंने एक सपना देखा कि कल रात हम अपनी मंजिल गोल्डन ब्रिज पहुंच गए हैं। ये सुनकर फिंच काफी हैरान हो जाता है कि मशीन भी सपना देख सकती है। इसके बाद जेफ फिंच से पूछता है, तुमने बोला था कि ये कार्ड तुम्हारे अंकल ने भेजे हैं, लेकिन इन पर तो डैड लिखा हुआ है। इस पर फिंच जेफ को सारी बातें बता देता है। वो बताता है कि मेरे फादर एक इंजीनियर हैं, लेकिन वो मेरे जन्म से पहले ही गुजर गए थे। वो पुल बनाते थे और दुनिया घूमते थे। मेरे पिता से मेरी कभी बात नहीं हो पाई है, लेकिन मेरे 15वें जन्मदिन पर गोल्डन गेट ब्रिज से एक पोस्ट कार्ड आया जिसमें लिखा था, शायद हम इस पर कभी मिलेंगे। तभी से मैं यहाँ जाना चाहता था। मैंने ये सूट भी उनसे मिलने के लिए ही खरीदा था। इतना सुनने के बाद वो रोबोट काफी जोश में आ जाता है और जल्दी से वहाँ पहुँचना चाहता था, लेकिन फिंच बोलता है, मैं मर रहा हूँ, मैं वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। वादा करो अगर मैं नहीं रहा तो तुम हमेशा गुडियर का ध्यान रखोगे। इसके बाद फिंच बॉल से अपने डॉग के साथ खेलता है। ये सब रोबोट जेफ को भी सिखा रहा होता है, जिसके बाद वो बॉल रोबोट भी ऐसी फेंकता है जैसे फिंच ने फेंकी थी। धीरे धीरे वो रोबोट उस डॉग के साथ अच्छी तरह से खेलना सीख जाता है। ये देखकर फिंच काफी खुश होता है, क्योंकि जिस लिए उसने उस रोबोट को बनाया था आज वो उसमें कामयाब हो गया है। लेकिन अब भी उस रोबोट में कमी रह जाती है। तभी फिर से फिंच की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो खून की उल्टियां करने लगता है। रोबोट उसे गाड़ी तक छोड़ने जाता है और फिंच उसे शेक हैंड करता है और आखिरी बार अपने गले से लगाता है। आगे फिंच अपने ट्रक में जाकर आराम करता है और जेफ बाहर ही रहता है। आखिरकार फिंच उन्हें छोड़कर चला ही जाता है। डॉग की आवाज सुनकर जेफ उसे देखने जाता है तो उसे पता चल जाता है कि फिंच अब मर चुके हैं। इसके बाद जेफ फिंच को अंतिम विदाई करता है। इस तरह फिंच पंच तत्व में विलीन हो जाते हैं। अगली सुबह वो रोबोट डॉग को खाना खिलाता है और उसके साथ खेलता है। आखिरकार वो गोल्डन गेट ब्रिज पहुंच ही जाते हैं। वहाँ पर जेफ को एक नोट मिलता है जिस पर एक लड़की ने लिखा होता है कि वो ठीक है और एक जगह पर छुपी हुई है। दोनों उस लड़की की मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद जेफ फिंच के पोस्ट कार्ड पर अपनी एक ड्राइंग बनाकर वहाँ लटका देता है और उस लड़की की मदद करने के लिए निकल जाता है। इसके साथ ही जेफ डॉग को एक स्टोरी भी सुनाता है और यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है।